तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा जिनको प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं या जिनको मेंस देना है, ठीक है, मेंस देना है 11 अक्टूबर को, उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। साथ में जिनको इन्फोर्समेंट दरोगा देना है, बिहार का जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है उसको देना है, और बिहार एसएससी मेंस वाले के लिए मैं आप लोगों के लिए एक बात बता रहा हूँ। ये सारे जो फॉर्म हैं, जितने भी फॉर्म हैं, एक आयोग ने लिया है, एक सिलेबस ने है, तो ये सारे जो मॉक टेस्ट है वो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार एसएससी के लिए मैंने 87 मॉक टेस्ट करा दिया है, तो एक मॉक टेस्ट और बचा है। समझ लीजिए इतने मैं आपको एसएससी लेवल के कराया हूं, जिस लेवल का आपको पब्लिकेशंस ने दिया है। अब क्या है, अब आपको थोड़ा सा अपना जो स्कोर इंप्रूव करना है, आपका नॉलेज इंप्रूव करना है फ्यूचर्स एग्जाम के लिए, या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस अगर मान लिया आ जाता है तो उन सब के लिए इस सीरीज आप कीजिए, ठीक है। आप कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये पब्लिकेशन जो चल रहा है, ये केबीसी नैनो पब्लिकेशन का हम लोग सेट देख रहे हैं, ठीक है। यह फुल प्रैक्टिस होगा, यानी 100 प्रश्न इसमें आपके होंगे। 100 प्रश्न है, मैं कल से 100 प्रश्न दे रहा हूं। साथ में मैं टाइम कम करने का कोशिश भी किया हूं। आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट 3 है, यानी 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाइए वहां से प्ले करके उनको देख लीजिए। यह मॉक टेस्ट रोज सुबह 7:30 बजे आता है, तो 101% आ जाएगा। अब लेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक काम करना है, आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। इस 100 क्वेश्चंस में आपके कितने होते हैं ना, उतना स्कोर आपको कमेंट करना है। मैं एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपना स्कोर बताया कीजिए, ताकि मुझे पता चले किनका स्कोर कैसा रह रहा है। चलिए, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको एक बात बता दूं। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद इतना समय दूंगा जिसमें आप सोच सकते हैं एक जीके जीएस में समय मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी आपको ज़्यादा समय लगता है तो आप जरूर इसको पॉज कर लिया कीजिए। जीके जीएस क्या है ना कि हमको खुद करना होता है, हम सुनेंगे तो सब चीज़ उतना अच्छा से नहीं होता है जितना हमको पढ़ना भी जरूरी है, तो इसलिए आप इसको पढ़िएगा भी। मैं इसलिए समय देता हूँ ज़्यादा। पहला प्रश्न है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं। देखिए क्या होता है, निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए मैं बात करूं सबसे पहले विटीकल्चर। तो विटीकल्चर आपको पता है किसके खेती के लिए, तो अंगूर की खेती के लिए, एक का 4 हो जाएगा। वेजिकल्चर, वेजिकल्चर क्या है, तो वृक्षों की कृषि, क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन कृत्रिम रूप से, यानी सी का 2 हो जाएगा। और एक बच गया ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर क्या हो गया, सब्जी की खेती, यानी 4 3 2 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है, 4 3 2 1 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। देखिए अगर आप इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन, ये भी हार्मोन है, लेकिन ये सब कहाँ पे है, ये सब आपको कहीं ना कहीं इंसानों में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसमें एक है जो साइटोकाइनिन है ना, यही पादप हार्मोन है। और इस हार्मोन का जो काम है ना, कोशिका विभाजन करना, ठीक है। कोशिका विभाजन करना या कोशिका जो विभाजन का अंकुरन होता है उसको विभाजन करने के लिए प्रेरित करना। बात करें आपको यहाँ पे इंसुलिन, तो ये आप सब जानते हैं डायबिटीज में होता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तना है। चलिए तना और एक और होता है जड़, दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। क्या होता है, तना वैसा चीज होता है ना, जड़ वैसा। सबसे पहले मैं जड़ को बता रहा हूं। जड़ क्या होता है, जिसको आप धरती से निकाले और खा लिए। जैसे मैं बात करूं जड़ में, तो गाजर हो गया, ये सब जड़ है। सलगम हो गया, क्या किए, निकाले धोए और खा गए। शकरकंद हो गया, निकाले धोए और खा गए। लेकिन तना ऐसा चीज है ना जिसको आप धरती से निकाल के धो करके नहीं खा सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, या तो सब्जी बनाना पड़ेगा या तो बॉयल करना पड़ेगा। जैसे अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ठीक है, ये सब चीज हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में
किया जाता है। चलिए बात करें रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के लिए, तो फास्फोरस 32 इसका प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर के लिए। यहीं पे अगर हम लोग देख ले आयोडीन 131, तो देखिए आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ पे, तो थायराइड कैंसर के लिए। और सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सोडियम 24 का प्रयोग परिसंचरण व्यक्तिक्रम होता है ना, उसके उपचार के लिए। यहीं पे बात करें कोबाल्ट 60 का, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग ट्यूमर कैंसर के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। किसकी, तो प्लेटलेट्स की। और इसीलिए बकरी का दूध बोला जाता है पीने के लिए, क्योंकि बकरी के दूध में क्या होता है, बहुत प्लेटलेट्स होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंख। देखिए आंख में क्या होता है, सूर्य का जो पराबैंगनी किरणें आता है वो बहुत हानिकारक होता है, जिससे हमारे आंख का किरीट जर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है, किसको, तो नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको ध्यान देना है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है N2O होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है क्या है, तो ऑक्सीजन है, यानी O2 हो जाएगा। और इसी के वजह से सारे अर्थ पे जीव जंतु जिंदा है। अगला प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को। अगला प्रश्न है, ईईजी निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। ईईजी बोले तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क का। अगला प्रश्न है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य का जो सीमा वो कितना है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। चलिए जिनको भी बिहार एसएससी मेंस देना है उनके लिए मैं जीके जीएस का लगभग 88 सेट करा चुका हूं। उनको क्या करना है, अगर वो लोग देखना चाहते हैं तो यहीं पे देखिए, आई बटन पे आपको लिंक दिखेगा अभी। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या होता है, यह जिप्सम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। किसका, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला प्रश्न है, वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिका जिम्मेदार होती है। देखिए बात करें वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए, तो जाइलम और फ्लोएम जो होता है खनिज को क्या करता है, पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मैं बात करूं हंटर आयोग का ना, तो हंटर आयोग का गठन कितना हुआ था, तो 1882 में हुआ था। सेंडलर आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपको 1917 में। 1917 में। बात करें वुड्स घोषणा पत्र का, तो वुड घोषणा पत्र 1854 हुआ था। और बच गया आपका सार्जेंट योजना, तो सार्जेंट योजना का ये हुआ था 1944 में। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले बी हो जाएगा, नहीं सबसे पहले सी हो जाएगा। सबसे पहले सी हो गया, फिर ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया। सी ए बी डी क्या हो जाएगा, सी ए बी डी। अब देखिए किस ऑप्शन में है सी ए बी डी,
तो CABD ऑप्शन आपको किस में दिख गया? हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए, अगर मैं बात करूं ना लोथल, तो आपको पता होगा लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, तो ये तो नहीं होगा। कालीबंगा ये कहाँ पे है? तो ये आपको राजस्थान में है, तो ये भी नहीं होगा। दो चीज बच गया, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है, और ये भी हुल्लास ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 और 4? तो ऑप्शन 3 और 4 का किस में? डी में है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते से महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? किसने बोला था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। देखिए, ये जो एलन कैंपबेल जॉनसन है ना, ये क्या थे? ये आपके जो इरविन थे, इरविन के जीवनी लिखने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देसर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? देखिए, घोषित किन के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? तो 1829 में। आपको याद रखना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है, तो 1 साल बाद 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया जाता है। और इसमें जो इंडियन का योगदान है ना, उनका नाम है राजा राम मोहन राय। और इनको राजा का जो एक उपाधि है, राजा का उपाधि कौन दिया था? तो देखिए, राजा का उपाधि आपको दिया था, एग्जैक्टली मुझे नाम इनका ध्यान नहीं आया, छोड़िए। राजा राम मोहन राय को पता क्या कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ठीक है, और धार्मिक आडंबरों का क्या विरोध किया था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, आपको यह बताना है। बहमनी राज का जो संस्थापक था ना, वो अलाउद्दीन बहमन शाह। लेकिन अलाउद्दीन बहमन शाह नहीं है, जो बेस्ट आंसर होगा अलाउद्दीन हसन है। आई थिंक कुछ टाइपिंग मिस्टेक वगैरह होगा, या इन्हीं का दूसरा नाम कुछ होगा। ठीक है, हाँ मुझे याद आ गया, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय राजा राम को राजा की उपाधि प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? कौन हो जाएंगे? तो B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फराजी कौन थे? देखिए, ये क्या था? एक धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, फराजी आंदोलन जो था एक धर्म सुधार आंदोलन था। और फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम चंपारण सत्याग्रह किया था? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना को? तो चौरी चौरा घटना जो हुआ था उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलिए, किसने? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग बोले तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
कब? तो 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित करना है आपको, ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूं कि आप लोगों को हिंट्स आ जाए। चलिए, अगर कुछ नहीं लग रहा होगा ना तो इतना तो आपको पता होगा कि चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये 4 हो जाएगा। यरवदा झील आप सब ने जाना होगा, ये महाराष्ट्र में है, तो सी का 1 हो जाएगा। बच गया बारदोली। बारदोली एक जगह है जो गुजरात में है, तो 1 का 2 हो गया, तो 2 1 4। तो नुआकोली कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। 2 4 1 3 देख लीजिए किस में है, तो 2 4 1 3 ऑप्शन सी में है, और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? कौन सी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति सबसे लंबे तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? देखिए, बात करें जमनालाल बजाज की, तो ये यही AICC के सबसे लंबे समय तक खजांची भी रहे हैं और ये जेल भी गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? देखिए, जो 6ठा अनुसूची है ना, ये 4 राज्यों को मिला के दिया गया है। पहला जो है आपका असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, तो यहाँ पे पता चल गया होगा, त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जो ये सिक्किम और ये जो नागालैंड है ना, ये सब पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, ये राज्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? देखिए, जो रेशम हो गया ना, रेशम, शहद और लाख, ये तीनों कीटों से प्राप्त होता है। मोती नहीं, मोती हमको पर्ल ओयस्टर से प्राप्त किया जाता है, और यह मोलस्का संघ का एक जीव है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? कौन सी मिट्टी? तो रेगुर मिट्टी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? किससे? मंगलोइड से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? चलिए, बात करें विशाखापट्टनम की और कोची की, तो ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4, चेन्नई और तूतीकोरिन। चेन्नई और तूतीकोरिन है, ये क्या पे है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडारण स्थित है? कहाँ पे? तो वेनेजुएला में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? तो दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? कौन सा हो जाएगा? हंगरी। देखिए, बात करें टोटल स्थलरुद्ध देश का, तो टोटल स्थलरुद्ध देश 49 है, लेकिन 5 जो है वो आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त है। स्थलरुद्ध देश क्या होता है? जैसे एक कोई कंट्री है, इसके चारों तरफ से कोई ना कोई देश हो तो इसे स्थलरुद्ध बोलेंगे, इस वाले जो कंट्री को बोलेंगे स्थलरुद्ध। और एक कंट्री है, ये जैसे कंट्री है, अगर इसमें कोई भी एक नदी, समुद्र या महासागर या कुछ सागर, नदी समुद्र नहीं, सागर या महासागर से जुड़ा है, तो वो स्थलरुद्ध नहीं होगा। अगला प्रश्न है,
कोरवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। कहां पे? यह कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है और कहां पे है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का पिट्सबर्ग क्षेत्र में है। देखिए पिट्सबर्ग क्या था, जो जगह था वो किस चीज के लिए? तो पहले जो था एक विनिर्माण कंपनी था, अब बोल सकते हैं औद्योगिक पावर हाउस भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन अब यह क्षेत्र बंद हो चुका है। लेकिन क्वेश्चंस अभी भी आते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहां पाए जाते हैं? कहां पे पाए जाते हैं? तो यह कोयम्बटूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी से गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने के लिए बंगाल की तरफ बहना जरूरी है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी ये तो बहता है। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी बहती है, यानी ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। तो आप देख लिए ऑप्शन ए और बी डी में है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन है? तो निहारिका। देखिए निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका क्या है? तो अत्यधिक प्रकाश में आकाशीय पिंड है। ठीक है, यह बना किससे है? तो गैस और धूल कणों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन क्या है? तो 22 दिसंबर को है। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? चलिए कितने मिलियन वर्ष पूर्व? तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। और आपसे पूछ लिया जाए किस युग में, तो पूर्व टर्शियरी युग आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी कहां पे? तो कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से खींचा जाता है? तो प्रशांत महासागर से होकर, और इंटरनेशनल डेट लाइन इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस वस्तु का? किस वस्तु का? तो चाय का। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? किस वर्ष को? तो 1921 को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरकारीय आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे? तो केंद्र और राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को यानी संकल्पना को प्राप्त किया जाता है? कहां पे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। देखिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अगर अधिनियम बोले तो कहां? एक कनाडा है। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजातियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जो आपके मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है?
देखिए, भारतीय संविधान के जो संघीय लक्षण है, एक हरी नागरिकता नहीं है, एक हरी नागरिकता नहीं है। बाद बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये सब क्या है? संघीय लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? कौन थे? तो चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? किसको? तो राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद? तो 338 और 338A के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके? तो बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किसमें? आकलन समिति, और इसी को हम लोग प्रकलन समिति भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोके रख सकती है? कितने दिन तक? तो मैक्सिमम 14 दिन तक। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? देखिए, मध्य निदेश तो है, काम का अधिकार ये भी है, सामान्य कार्य हेतु समान वेतन ये भी है, सूचना का अधिकार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करती है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। किसमें? 19(1) में ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो पटवारी। इसी को हम लोग अपने बिहार में ग्राम सेवक बोल रहे हो, कर्मचारी भी बोलते हैं, राजस्व कर्मचारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति क्या होते हैं ये बताना है। राष्ट्रपति क्या होते हैं? तो संसद का हिस्सा होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह हैं? तो लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। कितना? तो 2 महीने के लिए। आप 60 दिन भी ऑप्शन में दिख सकता है। अगला प्रश्न है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है। और वारेन हास्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? कौन सा है? तो अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, ई बीज संबंधित है। ई बीज किससे संबंधित है? ई बीज क्या है? एक बिजनेस, आपको गवर्नमेंट का एक बिजनेस वेब पोर्टल है, ठीक है, जो किससे? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार प्लेटफॉर्म से, यानी ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसरित करता है। किसको? तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, ये भी सही है। उत्पादकता में वृद्धि, ये भी सही है। कुशलता में विकास, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। किसमें? 7वें दशक के दौरान, और एग्जैक्टली बात करें तो 1966 में। और हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को बोलते हैं इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में तो नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। आपसे प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री दे रहे हैं। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे, और उस समय वित्त मंत्री आपके भूतपूर्व मैं बोल रहा हूं पूर्व पीएम यानी मनमोहन सिंह जी थे। अगला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? कौन भिन्न है? तो कंपनी का ऋण पत्र। चलिए मैं बताता हूं कैसे। जैसे जीवन बीमा निगम पॉलिसी हो गया, बैंक की सर्वाधिक जमा तथा किसान विकास पत्र, ठीक है, यह उसी का होगा जिसके नाम से लिया गया है। लेकिन कंपनी का ऋण पत्र यह चेंज होते रहता है, ठीक है, कंपनी का ऋण पत्र का जो मालिक है वो बदलते रहता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार से क्या आशय है? पूंजी बाजार का क्या आशय है? तो शेयर बाजार से है, ठीक है। यहीं पे मुद्रा बाजार का बोले ना, मुद्रा बाजार, तो मुद्रा बाजार किससे है? तो यह बैंकिंग प्रणाली से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा? तो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। चलिए यहां पे आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसको मैं बता देता हूं इसका आंसर्स क्या होगा, ठीक है। आप लोग इसको बना लीजिएगा, और मैं क्या करूंगा, आज से सॉल्यूशंस भेज दिया करूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा 82 का? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको पता हो जाएगा। आप लोग ना कमेंट जरूर बताया कीजिए कि आपके 100 में कितने करेक्ट हुए हैं। 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 62.5%। 87 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 4641। चलिए देखते हैं 87 हो गया। 88 का देख लेते हैं हम लोग। चलिए 88 का देख लीजिए। 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी 89। चलिए 89 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 90 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 का भी ऑप्शन बी होगा। 95 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 देखिए, चलिए 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 96 का ऑप्शन डी है ना, तो ऑप्शन डी है 11.07%, 11.07% इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 97 देख लीजिए। 97 का हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी। 98
98 का हो जाएगा ऑप्शन बी 99, 99 का भी हो जाएगा ऑप्शन बी, और 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, जिनका स्कोर जितना भी आया वो लोग आप लोग जरूर कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। साथ में मैं आपको 100 क्वेश्चंस दे रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम हो सकता है ज़्यादा होगा, ऐसे मैं कोशिश किया हूं कि मिनिमाइज कर दे इसका टाइम। चलिए फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो